नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट के लिए बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो ये पंक्तियां किसने लिखी हैं ये उन्होंने पूछा हुआ है। तो इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है कबीर, तुलसीदास जी दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है रसखान और चौथा ऑप्शन है सूरदास जी। तो ये जो पंक्तियां लिखी हैं ये कबीरदास जी ने लिखी हैं। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ है। तो चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। अपनी असलियत भुलाकर बात करना, भीख मांगकर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, अपनी असलियत भूलकर बात करना। ठीक है, ये होता है मांगे भीख पूछे गांव की जमा। ठीक है, इसका ये अर्थ होता है अपनी असलियत भूलकर बात करना। यहां पर पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये पंक्तियां किसने लिखी हैं ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कबीर, तुलसीदास, सूरदास और जायसी। तो इसी आप जानते होंगे ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ठीक है, ये आपकी रामचरितमानस से ली गई हैं और रामचरितमानस की जो रचना की है वो तुलसीदास जी ने की है। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। ऑप्शन ख यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, शोक, हास या निर्वेद। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। निर्वेद का अर्थ होता है उदासीनता या वैराग्य। ठीक है, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो किस रस में विस्मय स्थायी भाव होता है ये उन्होंने पूछा हुआ है। ऑप्शन आप देख लीजिए, हास्य, शांत, अद्भुत या बीभत्स। तो विस्मय जो स्थायी भाव होता है वो अद्भुत का होता है। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। आगे चलें। अगला प्रश्न है, वृक्ष कभू नहीं फल वखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास, रसखान, कबीर या रहीम। तो इसमें ऑप्शन ग सही होगा। ये जो पंक्तियां हैं वो कबीर की हैं। यहां पर ऑप्शन ग सही होगा, यानी कि कबीरदास जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? तो देखिए, विद्यापति की जो पदावली है वो रचित है, ऑप्शन आप इसमें पढ़ लीजिए पहले, मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा या बघेली। तो ये भाषा थी उनकी मैथिली। इसमें ऑप्शन के सही होगा, पहला वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद या ये सभी। तो चारों चरणों में अगर मात्राएं समान हो तो उन्हें कहते हैं सममात्रिक छंद। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो देखिए, दोहा, सौरठा, चौपाई, के सभी चरणों में जो मात्राएं समान हो उसे कहते हैं सममात्रिक छंद। तो यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, ऐसा होता है चौपाई। और प्रत्येक जो चरण है उसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो सभी समान होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त या हरिऔध। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मैथिली शरण गुप्त, यानी कि ऑप्शन ग। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को प्रबंध शिरोमणि की उपाधि दी गई है। ऑप्शन ग यहां पर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आदिकालीन कवि की भाषा आज की खड़ी बोली के सर्वाधिक निकट थी? तो देखिए, ऑप्शन आप देख लीजिए, अमीर खुसरो, जगनिक, विद्यापति और नरपति नाल। में जो आपका ऑप्शन क है वो सही होगा, अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो हैं उनकी भाषा आज की खड़ी बोली के सर्वाधिक निकट थी।
उन्हें खड़ी बोली का पहला कवि भी माना जाता है। तो यहां पर ऑप्शन क्या सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संत काव्य परंपरा का सूत्रपात किसे माना जाता है। ठीक है, नामदेव, ज्ञानेश्वर, कबीरदास या गुरु नानक। तो देखिए इसमें कबीरदास जी भी आते हैं संत काव्य परंपरा में, लेकिन इनसे पहले हुए थे नामदेव। ठीक है, तो यहां पर सूत्रपात पूछा उन्होंने पहले, यानी किसने उसकी शुरुआत की थी। तो ऑप्शन क्या इसमें सही होगा, संत नामदेव। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निकम्माचार्य या माधवाचार्य। तो देखिए आप चारों ऑप्शन इसमें पढ़ लीजिए। तो पहले पुष्टि मार्ग क्या होता है मैं आपको बता दूं, तो यह एक वैष्णव भक्ति संप्रदाय है। ठीक है, पुष्टि मार्ग, तो इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। इसमें ऑप्शन ख सही होगा, वल्लभाचार्य जो हैं वो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है। मीरा, अब्दुल रहमान खान खाना यानी कि रहीम है। ठीक है, नरोत्तम दास, नरोत्तम दास कौन है, जिन्होंने सुदामा चरित की रचना की थी। और चौथे हैं सेनापति। तो इसमें जो भक्ति काल के जो कवि है वो नहीं है, वो सेनापति हैं। इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सेनापति जो है वो भक्ति काल के कवि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के किस कवि को हिंदी साहित्य का शिव कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी और सुमित्रा नंदन पंत। इसमें जो है आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। खड़ी बोली के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी साहित्य का शिव कहा जाता है, क्योंकि उनकी कविताओं में एक ओर तो प्रकृति की जीवंतता और गहनता थी, तो दूसरी ओर रहस्यात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं को भी छूते थे। कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो इसलिए उनको कहा जाता है साहित्य का शिव। ठीक है, तो यहां पर आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो देखिए आधुनिक काल का प्रवर्तक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन ख सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह और युग प्रवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ख सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये किसकी पंक्तियां हैं। तो इसके सारे ऑप्शन आप देख लीजिए, मलूकदास, रैदास, दादू या नारायण दास। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, इसके जो रचयिता हैं वो मलूकदास हैं। ऑप्शन क्या यहां पर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या उपमा। ठीक है, तो इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जब किसी एक वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। तो देखिए यहां पर जो त है, तो तय वर्ण है उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बकरी पात खाती है ताकि काड़ी खाल, जे नरक बकरी खात है उन्हें कौन हवाल। ठीक है, तो ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये आपको बताना है। तुलसीदास, सूरदास, कबीर या जायसी। तो ये जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये कबीरदास जी की हैं। ठीक है, उनका कहना है कि जो बकरी है वो सिर्फ पत्ते खाती है, घास फूस खाती है, तब भी उसकी जो खाल है वो काढ़ी जाती है, निकाली जाती है। और जो लोग बकरी खाते हैं उनका क्या हाल होगा। ठीक है, ये कहते हैं कबीरदास जी। इसमें ऑप्शन ग सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसने जो अन्वेषण लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, उसकी सही वर्तनी बतानी है, आपको सही स्पेलिंग बतानी है। वर्तनी संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं यूपी टेट में और बार बार पूछे गए हैं इस तरह के प्रश्न। पहला वाला ऑप्शन है अन्वेषण, वो सही लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन यहां पर सही होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। ठीक है, ये पंक्तियां किसकी हैं, सूरदास जी की, भूषण की, जायसी की या तुलसीदास जी की। तो यहां पर आपका ऑप्शन ख सही होगा। ये जो पंक्तियां हैं ये
भूषण की हैं। भूषण की जो ये पंक्तियां हैं किस संदर्भ में, वो मैं आपको बता देता हूं। तो जब शिवाजी के भय से मुगल रानियां जंगल में जाकर छुप गई थी, तो वो उन्होंने उनके बारे में बोला था कि जो 3 बार भोजन करती थी दिन में, सिर्फ 3 बेर, बेर आपने देखा होगा एक फल होता है, सिर्फ 3 बेर वो खा रही हैं। ठीक है, तो जो 3 बार भोजन करती थी, आज वो सिर्फ 3 बेर खाकर अपना काम चला रही हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ख सही होगा। ये जो पंक्तियां हैं भूषण की हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या मीराबाई। तो इसमें आपका ऑप्शन घ सही होगा। ये पंक्तियां हैं मीराबाई की। चलिए नेक्स्ट। अबल जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? तो ये पंक्तियां लिखी हैं, आप ऑप्शन देख लीजिए पहले इसमें, मुक्तिबोध, अज्ञे गुप्त या केदारनाथ अग्रवाल। तो ये पंक्तियां लिखी हैं मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता यशोधरा में लिखी हैं ये पंक्तियां। ठीक है, किसमें? यशोधरा में। किसने लिखी हैं? मैथिली शरण गुप्त ने। ऑप्शन के यहां पर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजय विधि हाथ। ठीक है, ये पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास, कबीर, तुलसी या जायसी। तो ये पंक्तियां रामचरितमानस से ली गई हैं। रामचरितमानस की जो रचना की है वो तुलसीदास जी ने की है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन ग सही होगा, तुलसीदास जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं, हाहाकारों की दुनिया है स्वप्नों का संसार नहीं। ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? शिव मंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे या मुक्तिबोध। तो ये पंक्तियां हैं मुक्तिबोध की। ऑप्शन घ यहां पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट। समर्थ को नहीं दोष गुसाई। ठीक है, ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? तो देखिए, गुसाई गोस्वामी को भी कहते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन ख सही होगा। ये पंक्तियां भी रामचरितमानस से ली गई हैं, तो ये इसमें ऑप्शन ख आपका सही होगा, तुलसीदास। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, कहत नटत रीछत खिचत मिलत खिलत लजियात। ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? तो ये पंक्तियां आप देख लीजिए, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, बिहारी, मतीराम, घनानंद या केशव। तो ये पंक्तियां बिहारी की हैं, उन्होंने बिहारी सतसई में की रचना की है, उसी से ली गई हैं। तो पहला वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, आप हमारे वीडियो के बारे में कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।